तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। मध्यकालीन भारत का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत हम खिलजी वंश पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर एवं दक्षिण अभियानों पर विस्तार से चर्चा की थी। आज इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट कंट्रोल सिस्टम। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली। मार्केट कंट्रोल सिस्टम। मार्केट कंट्रोल सिस्टम। फ्रेंड्स, इस मार्केट कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत हम विभिन्न प्रशासनिक पदों पर चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद इसे मैप पर देखेंगे। देखिए, एक पद है जिसे बोलते हैं दीवानी वजारत। दीवान ए वजारत। जैसा कि हमने कहा कि हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं प्रशासन प्रशासन के अंदर कौन कौन से पद हैं उन पर। देखिए, दीवानी वजारत, इसका प्रमुख वजीर होता था। वजीर होता था। इसका मुख्य विभाग वित्त विभाग था। वित्त विभाग था। वजीर का कार्य वजीर का कार्य राजस्व के एकत्रीकरण एवं प्रांतीय सरकारों के दीवानी पक्ष के प्रशासन में सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था। उत्तरदायी था। एक पद दिखाई पड़ता है जिसका नाम है दीवान ए आरिज। यह सैन्य प्रमुख होता था। यह सैन्य प्रमुख होता था। सैनिकों की भर्ती वेतन बांटना हुलिया लिखना व नामावली नामावली रखता था। तो ये दीवान आरिज का कार्य था। देखिए, थोड़ा सा एक मैप ड्रा करते हैं। मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये दिल्ली है और ये यहाँ पर कड़ा मानिकपुर है। कड़ा मानिकपुर। और ये यहाँ पर देवगिरी।
अभी इस पर मैप पर चर्चा करेंगे। देखिए अगला पद है दीवाने इंसा। दीवान ए इंसा। यह शाही आदेशों एवं पत्रों का प्रारूप तैयार करता था। का प्रारूप तैयार करता था तथा स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करता था। पत्र व्यवहार करता था। तो ये दीवाने इंसा का काम हुआ करता था। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक मैप ड्रा करके रखते हैं फिर से। मैंने कहा ये दिल्ली है। ये यहाँ पर कड़ा मानिकपुर है। कड़ा मानिकपुर। और ये महाराष्ट्र में एक जगह है देवगिरी। देवगिरी। पहले पदों पर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद इस मैप पर आते हैं। देखिए अगला एक पद है दीवान ए रसालत। दीवानी रसालत। इसका कार्य पड़ोसी राज्यों के लिए पत्र का प्रारूप तैयार करना तथा विदेशी राजदूतों से संपर्क करना। हाँ। इसके बाद में एक पद है दीवानी रियासत। रियासत। देखिए यह एक नवीन पद था। इस पद का सृजन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह एक नवीन पद था जिसका सृजन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका उद्देश्य व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करना था। नियंत्रण
स्थापित करना था। इसके बाद में एक पद है जिसका नाम है मुहतसिब। मुहतसिब देखिए, जो ये मुहतसिब है, ये बाजार पर नियंत्रण, बाजार पर नियंत्रण रखना एवं नाप तौल का निरीक्षण करना, का निरीक्षण करना, इस मुहतसिब का कार्य होते थे। और एक पद और दिखाई पड़ता है जिसको बोलते हैं हम बरीद। ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, प्रमुख होता था। तो ये कुछ पद हैं जो अलाउद्दीन के प्रशासन में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से हमने बताया आपको कि दीवाने वजारत एक तरीके का वित्त विभाग का प्रमुख होता था, राजस्व को एकत्रित करना एवं प्रांतीय सरकारों के जो दीवानी पक्ष के प्रशासन में ये सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। एक है, दूसरा पद था दीवाने आरिज। वास्तव में ये सैन्य मंत्री हुआ करता था। इसका काम होता था सैनिकों की भर्ती, उनको वेतन बांटना, उनका हुलिया रखना एवं नामावली तैयार करना। तीसरा एक पद दिखाई पड़ता है दीवाने इंसा। इसका कार्य होता था कि ये शाही आदेशों एवं फरमानों या पत्रों का प्रारूप तैयार करता था और स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करता था। इसके बाद में एक पद दिखाई पड़ता है दीवाने रसालत। इसका कार्य होता था पड़ोसी राज्यों के लिए पत्र का प्रारूप तैयार करना एवं विदेशी राजदूतों से संपर्क रखना। एक नवीन पद का सृजन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे हम दीवाने रियासत के नाम से जानते हैं। इसका कार्य होता था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करना। और इसके अलावा एक पद दिखाई पड़ता है मुहतसिब। वास्तव में ये बाजार का नियंत्रक एवं माप तौल का निरीक्षक हुआ करता था। और एक पद दिखाई पड़ता है वरीद। ये जो होता था गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था और गुप्तचर को मुनहियान कहा जाता था। तो ये कुछ पद दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, यहां पर आप हम पढ़ रहे हैं बाजार सुधार से संबंधित बातें। तो मैप पर ये देखेंगे कि आप जानते हैं कि 1296 में जब अपने सगे चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करवाने के बाद अलाउद्दीन सुल्तान बना, तो उसने सबसे पहले कड़ा मानिकपुर में अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। लेकिन अपने आप को सुल्तान घोषित करने से पहले वो देवगिरी पर अभियान कर चुका था। यानी इस देवगिरी पर जब उसने 1296 में अभियान किया, जिस समय जलालुद्दीन सुल्तान हुआ करता था, तो उस समय इस देवगिरी से इसे बहुत अपार धन संपदा हाथ लगी और वो इस धन संपदा को लेकर के यहाँ कड़ा मानिकपुर आया। इस अभियान में उसे बहुत ही ज्यादा धन संपदा मिली थी और इस धन संपदा को लेकर के वो कड़ा मानिकपुर आया। यहाँ पर एक षड्यंत्र रचा गया, अपने चाचा को बुलाया और वहां पर इख्तियारुद्दीन हूद के द्वारा अपने चाचा की हत्या करवा दी और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। इसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी ये कड़ा मानिकपुर से दिल्ली की ओर चला और दिल्ली की ओर जब चला तो ये रास्ते में जितनी भी ये सराएं पड़ी, जहां जहां ये रुका वहां पैसा ही पैसा इसने बांटा। यानी इसने पैसा बांटा, पैसा ही पैसा बांटा, पैसा ही पैसा बांटा। अर्थात जब वो कड़ा मानिकपुर में अपने आप को सुल्तान घोषित करने के बाद दिल्ली की तरफ चला, तो रास्ते में जिन जिन सरायों में वो रुका वहां की आम जनता और अधिकारी वर्ग विद्रोह न करें, प्रश्न न करें कि भाई हत्या क्यों की गई। इसने अपार धन संपदा यानी सोना चांदी पैसा ही पैसा बांटा और ये कहा ये पकड़ी सोना ये पकड़ो चांदी, लेकिन मुंह बंद रखो। आप जानते हैं कि जनता तब भी पैसे की भूखी थी, जनता आज भी पैसे की भूखी है। तो
इस पैसे को बांटने से, अब आपको यहां पर एक चीज दिखिएगा कि यहां पर जब इसने पैसा ही पैसा बांटा तो होगा क्या, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि जनता के पास बहुत सा धन अकस्मात आ जाएगा। अरे भाई, आप ऐसे समझिए, अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 5,000 रुपए महीने की है, उसकी अचानक आमदनी एक महीने में 50 से 60 हजार हो जाए तो क्या करेगा? वो ढेर सारी परचेजिंग करेगा, मार्केट से बहुत सा सामान खरीदेगा। कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस पैसे ही पैसे को बांटने से हुआ क्या, तो जनता की परचेजिंग पावर बढ़ गई। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर मैं चर्चा करता हूं। थोड़ी जगह खाली करते हैं। देखिए, जब इसने पैसा बांटा तो हुआ क्या, यानी कड़ा मानिकपुर से दिल्ली के बीच में जिन जिन सरायों में वो रुका वहां पर आम जनता को खूब पैसा बांटा। जिन जिन सरायों में रुका, सरायों में रुका, वहां आम जनता को खूब पैसा, सोना चांदी बांटा। अब हम कह ये सकते हैं कि ये पैसे और तलवार के दम पर जो है दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब जब जनता के पास पैसा आ गया, अब क्या है स्थिति, है जनता के पास पैसा ही पैसा, के पास पैसा ही पैसा, तो इससे क्या हो गई, जनता की क्रय शक्ति बढ़ गई। जनता की क्रय शक्ति बढ़ गई, क्रय शक्ति बढ़ गई, अर्थात इसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। परचेजिंग पावर जो थी वो बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई। अब जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मार्केट में, बाजार में डिमांड बढ़ेगी, यानी बाजार में मांग बढ़ गई, मांग बढ़ गई, अर्थात ये डिमांड जो थी, डिमांड बहुत बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। और जब ये डिमांड बढ़ी तो होगा क्या, स्थिति हुई मुद्रास्फीति की, मुद्रास्फीति, अर्थात महंगाई बढ़ गई, महंगाई, महंगाई बढ़ गई। तो देखिए, इस मैप के द्वारा हमने ये समझा कि 1296 में जब उसने देवगिरी पर सफल अभियान किया और देवगिरी के यादव वंश के राजा रामचंद्र देव को उसने पराजित किया और वहां से बहुत अधिक मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात प्राप्त किए, और इस धन संपदा को लेकर के वो कड़ा मानिकपुर जाएगा। कड़ा मानिकपुर से उसने, कड़ा मानिकपुर में उसने अपने षड्यंत्र के द्वारा अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की इख्तियारुद्दीन हूद के द्वारा हत्या करवा दी। और इसके बाद में वो कड़ा मानिकपुर से दिल्ली की ओर चला। रास्ते में जिन जिन सरायों में वो रुका, वहां की आम जनता और वहां के अधिकारियों का मुंह बंद रखने के लिए इसने खूब पैसा बांटा, खूब सोना चांदी बांटा। ये पैसा पकड़ो, ये सोना चांदी पकड़ो, बस मुंह बंद रखो। और अंत में हम कह ये सकते हैं कि ये पैसे और तलवार के दम पर दिल्ली का सुल्तान बन गया। और जब पैसा जनता के पास अत्यधिक हो गया तो जनता की क्रय शक्ति बढ़ गई, क्रय शक्ति से मार्केट में जो है डिमांड बढ़ गई और डिमांड से मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई, अर्थात महंगाई बढ़ गई। तो एक कारण यह है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अलाउद्दीन जब सुल्तान बना तो दिल्ली सल्तनत का
दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, प्रथम सुल्तान था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था इसको राशनिंग, राशनिंग राशनिंग व्यवस्था भी कहा जाता है, व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यानी राशनिंग व्यवस्था को लागू किया। देखिए आज जो हम लोग आप देखते हैं जो फ्री अनाज दिया जाता है कोटे पर, ये एक्सपेरिमेंट अलाउद्दीन बहुत पहले ही कर चुका है। सबसे पहले ये दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अर्थात राशनिंग व्यवस्था को लागू किया था। तो ये एक चर्चा थी। इसके अलावा अब हमें इसका जो है हेडिंग होगी हमारी बाजार सुधार, बाजार सुधार। अब वो बाजार सुधार करना ही क्यों चाहता, तो उद्देश्य देख लीजिए। उद्देश्य देखिए, बाजार सुधार का जो उद्देश्य है वो क्या है कि राजस्व पर बोझ डाले बिना, राजस्व पर अर्थात राजकोष पर बोझ डाले बिना सैनिकों की आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना, आपूर्ति सुनिश्चित करना। मुख्य उद्देश्य तो यही है। इसका अलावा एक उद्देश्य ये दिखाई पड़ता है कि जमाखोरी को रोकना, जमाखोरी को रोकना। एक उद्देश्य ये दिखाई पड़ता है इसका कालाबाजारी को रोकना, को रोकना। तो ये कुछ इसके मुख्य उद्देश्य हैं। देखिए आप ऐसे समझिए कि अलाउद्दीन वो सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसके समय में सर्वाधिक 7 बार मंगोल आक्रमण हुए, और एक बार मंगोल तो दिल्ली तक पहुंच गए, और उस समय इस अलाउद्दीन जो खिलजी है इसको सीरी के किले में अपने आप को शरण लेनी पड़ी थी। तो अलाउद्दीन संभावित मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए एक बहुत विशाल सेना रखना चाहता था, बड़ी से बड़ी सेना रखना चाहता था। लेकिन उस विशाल सेना को रखने के लिए राजकोष पर बहुत अधिक जो है व्यय आने वाला था, अर्थात बहुत अधिक भार पड़ने वाला था। तो अलाउद्दीन बिना राजकोष पर भार डाले एक बड़ी से बड़ी सेना रखना चाहता था। उसके पीछे का कारण यह था कि वो मंगोलों के संभावित आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था दिल्ली को और अपने आप को। तो एक कारण ये भी हो सकता है, मुख्य कारणों में मंगोलों के संभावित खतरे से बचने के लिए, खतरे से बचने के लिए बड़ी से बड़ी सेना रखना चाहता था, बड़ी से बड़ी सेना रखना चाहता था। एक ये है, और एक उद्देश्य ये है कि बर्नी ऐसा कहता है कि वो हिंदू व्यापारियों को दंडित करना चाहता था। वह हिंदू व्यापारियों को दंडित करना चाहता था, प्रताड़ित करना चाहता था।
अलाउद्दीन को बाजार सुधार मार्केट कंट्रोल क्यों करना पड़ा? इसके पीछे का तथ्य यह है, सबसे ज्यादा जो लॉजिक काम करता है वो ये है कि ये मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, मैंने अभी जैसे कि कहा कि सर्वाधिक 7 बार मंगोल आक्रमण इसके समय में हुए, तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, मंगोलों के संभावित खतरे से बचने के लिए विशाल सेना रखना चाहता था। और उस विशाल सेना को चूंकि इसने ही व्यवस्था की थी नगद वेतन पर सेना रखने, तो राजकोष पर ये बहुत अधिक बोझ भी नहीं डालना चाहता था। तो इसके लिए आवश्यक था कि सैनिकों की जो जीविका है, उस जीविका की आपूर्ति को सुनिश्चित करना भी इसका धर्म था। और अगर राजकोष पे बोझ भी नहीं डालना है, बड़ी से बड़ी सेना रखना है, तो सैनिकों की आजीविका का क्या होगा, अर्थात वो अपना भरण पोषण कैसे करेंगे? इसलिए इसने क्या किया, कीमतों को, जो मार्केट की जो कीमतें हैं उनको जो है इसने सुनिश्चित कर दिया, अर्थात कीमतों को कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया। तो और दूसरा, एक बर्नी का कथन मिलता है कि ये हिंदू व्यापारियों से जो है ये नाराज था, इसलिए उनको दंडित भी करना चाहता था, क्योंकि उस समय मैक्सिमम व्यापारी वर्ग जो था वो हिंदू हिंदू था। तो ये कुछ इसके उद्देश्य हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे कि अलाउद्दीन के जो बाजार संबंधित सुधार हैं, इनके विषय में हमको जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, अब ये किससे संबंधित जानकारी? तो बाजार सुधार से संबंधित, बाजार सुधार, बाजार सुधार, बाजार सुधार से संबंधित जानकारी के स्रोत क्या है? तो देखिए, सबसे पहले एक नाम आता है जिसका नाम है तारिक बर्नी, एक इतिहासकार है बर्नी। बर्नी की एक पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। इस पुस्तक में बर्नी ने सर्वाधिक विवेचन किया, सबसे अधिक विस्तृत व्याख्या की है बाजार सुधार पे। अर्थात इसमें बाजार सुधार के संदर्भ में सर्वाधिक व्याख्या है, सर्वाधिक विवेचन किया गया है। विवेचन यानी व्याख्या की गई, विवेचन किया गया है। दूसरा एक स्रोत है, और कौन सा स्रोत है? तो देखिए, इसका समकालीन है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। इसकी पुस्तक है खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह। इस खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा की है। इसमें अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण प्रणाली की प्रशंसा की गई है, प्रशंसा की गई है। फिर देखिए, एक और कहां से जानकारी मिलती है? तो एक इब्न बतूता, इसकी एक पुस्तक है रेहला। रेहला से भी अलाउद्दीन के बाजार सुधार के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक पुस्तक है अब्दुल्ला इसामी है, अब्दुल्ला ईसामी, इनकी पुस्तक है फुतुह
उस सलातीन। फुतूस सलातीन से भी अलाउद्दीन के बाजार सुधार की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं, एक सूफी विचारक हैं, शेख नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन ये सूफी संत, सूफी विचारक, इनकी एक पुस्तक है खैरुल मजलिस। खैरुल मजलिस। इस खैरुल मजलिस से भी अलाउद्दीन के द्वारा किए गए सुधारों की जो है व्याख्या मिलती है या उनका वर्णन मिलता है। तो ये कुछ जानकारी के स्रोत है। आप जानते हो बरनी, जिसका पूरा नाम जियाउद्दीन बरनी हुआ करता था, ये बरन का रहने वाला था। तब का बरन, आज का बुलंदशहर, अर्थात उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर का रहने वाला था। इसकी एक पुस्तक है तारीख फिरोज शाही। इसमें इसने अलाउद्दीन के द्वारा किए गए बाजार सुधार की सर्वाधिक व्याख्या की है। प्रश्न अगर ऐसे बनता है कि अलाउद्दीन के बाजार सुधारों की सर्वाधिक व्याख्या कहाँ देखने को मिलती है या किसने की है, तो बर्नी ने की है। और किसमें की है, तो ये तारीख फिरोज शाही में की है। एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि अलाउद्दीन के बाजार सुधारों की प्रशंसा कौन करता है और किसमें की है उसने, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो कर रहा है इसकी प्रशंसा। और इसके अलावा मिलती किसमें है, तो खजाइन उल फुतूह में देखने को मिलती है। एक मोरक्को का व्यक्ति है, मोरक्को का व्यापारी है जो भारत विजिट पे आया था, जिसका नाम हुआ करता था इब्न बतूता। इसने भी अपनी पुस्तक रेहला में अलाउद्दीन के बाजार सुधारों पर चर्चा की है। और इसके अलावा एक अब्दुल्ला ईसामी हैं, जिनकी पुस्तक है फुतूह उस सलातीन। इसमें अलाउद्दीन के द्वारा किए गए बाजार सुधारों पर चर्चा देखने को मिलती है। और एक है सूफी विचारक, सूफी मत के संत हैं, जिनका नाम है शेख नासिरुद्दीन। उनकी अपनी एक पुस्तक है खैरुल मजलिस। कई जगह पर आपको खयारुल मजालिस ऐसा लिखा देखने को मिलता है। आप जानते हैं उच्चारण को लेकर के कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर वो नहीं है, तो इसलिए ये कुछ जानकारी के स्रोत हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये जो इब्न बतूता है, ये अब वर्णन करता है। आपको एक प्रश्न आता है कि दिल्ली में प्रवेश के कितने द्वार थे, इस बात का वर्णन कहाँ मिलता है, तो वास्तव में इस बात का वर्णन ये इब्न बतूता ही करता है। और इसका मानना है कि दिल्ली में प्रवेश के 64 द्वार थे। दिल्ली में प्रवेश के 64 द्वार थे। और ये ऐसा कह कौन रहा, तो इब्न बतूता ही कह रहा है, इब्न बतूता। ठीक है, इन्हीं द्वारों में से एक द्वार है दिल्ली में, दिल्ली का बदायूं, बदायूं द्वार या बदायूं गेट। इन्हीं में एक है दिल्ली का बदायूं द्वार। इसके भीतर के भीतर जो है बाजार लग रही है, के भीतर बाजार का निर्माण हो रहा है, बाजार का निर्माण। अब ये सामान्यतः तो अलाउद्दीन के द्वारा 4 प्रकार के बाजारों का वर्णन मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जो 4 बाजार देखने को मिल रहे हैं वो कौन कौन सा है, तो एक है गल्लाए मंडी। गल्लाए मंडी, इसी को कहीं कहीं भी सहनाए मंडी भी देखने को मिलेगा, सहनाए मंडी। ठीक है, ये अनाज से संबंधित हुआ करती थी, अनाज। दूसरा एक है सराय अदल। सराय ए अदल, ये मुख्यतः कपड़ा, कपड़ा के अतिरिक्त भी यहाँ पर जैसे घी है, दीपक का तेल है, जैसे घी है, जैसे दीपक तेल है, दीपक का तेल है, चीनी है, और कीमती वस्तु। ठीक है, कीमती वस्तुएं, कीमती वस्तुएं, ये सब यहाँ पर देखने को मिलती थी। इसके अलावा एक है गुलाम
एवं पशु बाजार। और एक है सामान्य बाजार। सामान्य बाजार। देखिए, गुलाम एवं पशु बाजार में घोड़े और अन्य जानवर तथा दास बेचे और खरीदे जाते थे। और जो सामान्य बाजार है, इसमें टोपी से लेकर के कंघी तक, आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर हर प्रकार के खाद्य सामग्री जैसे फल, मिठाई, सब्जियां, ठीक है, इसके अलावा जो दैनिक उपयोग की चीजें जैसे टोपी है, कंघी है, ये सब चीजें जो है सामान्य बाजार में मिलती थी। लेकिन ये सामान्य बाजार, देखिए, चार प्रकार के बाजार हैं। चार प्रकार के बाजार। और ये जो चार प्रकार के बाजार हैं, ये सामान्य तौर पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बर्नी केवल ये तीन बाजारों की ही बात करता है। अर्थात जो बर्नी है वो चार प्रकार की बात नहीं करता, वो केवल मुख्यतः तीन बाजारों, एक ये इन तीन बाजारों की ही बात करता है। तो आपको कहीं कहीं इतिहास में ये देखने को मिलेगा कि अलाउद्दीन के द्वारा तीन प्रकार के बाजार स्थापित किए गए। तो ये बर्नी के हिसाब से बात है। बर्नी ऐसा कहता है कि केवल मुख्यतः तीन प्रकार के बाजार थे, जबकि आपको बहुत जगह ऐसा देखने को मिलेगा कि एक सामान्य बाजार भी हुआ करता था, जहां पर आम जनमानस की जरूरत की चीजें, रोजमर्रा के जरूरत की चीजें मिलती थी। तो कथन के हिसाब से आपको अपना उत्तर देना है। अगर ये पूछा जाए कि बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने कितने बाजारों का निर्माण किया, तो आपका उत्तर होगा तीन। और अगर आपसे एक सामान्य प्रश्न कर दिया जाए कि सामान्यतः अलाउद्दीन ने कितने बाजारों का निर्माण किया, तो आप उत्तर देंगे चार। ठीक है, तो ये आपको इतना एहतियात बरतना पड़ेगा, आपको इतना जो है सतर्क रहना पड़ेगा कि हमसे प्रश्न किस रूप में पूछा गया है, तो उसी के अनुसार अपने आंसर को टिक कीजिएगा। तो अलाउद्दीन, देखिए, मैंने बोला कि इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली में प्रवेश के 64 द्वार थे, और इन्हीं में से एक द्वार है, एक गेट है जिसको बदायूं गेट बोलते हैं। बदायूं गेट के अंदर ये चार प्रकार के बाजारों का निर्माण कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, अलाउद्दीन के द्वारा बाजार निर्माण जो किया गया, इसको लेकर इतिहासकारों में मतैक्य नहीं, एक मत नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो बाजार व्यवस्था, इसने बाजार सुधार जो लागू किए, बाजार व्यवस्था जो लागू की, ये इसने अपने संपूर्ण साम्राज्य में लागू की कि केवल दिल्ली में ही, ये व्यवस्था दिल्ली तक ही सीमित थी? तो इसको लेकर के विद्वानों में एक मत नहीं है, इतिहासकार एक मत नहीं है। और वैसे भी अगर तर्क की कसौटी पर आप देखो, तो अलाउद्दीन ने उत्तर भारत के जब राज्यों को जीता, तो उन्हें प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई थी उसने, कि भाई राज्य को जीता, उस पर कब्जा कर लिया, उसे अपने अधीन कर लिया, ठीक है। और जबकि दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के लिए इसने समुद्रगुप्त की नीति का अनुपालना की थी। समुद्रगुप्त ने क्या कहा किया था? समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, यानी हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत के राज्यों को जीतो, उन्हें अपने अधीन करो और उनको मोक्ष दे दो, अर्थात उन्हें स्वतंत्र कर दो कि आप भाई शासन अपने आप अपने ढंग से करेंगे। आप राज्य का संचालन, राज्य का शासन प्रशासन सब आप अपने हिसाब से देखेंगे, हम उसमें कोई दखल नहीं देंगे, लेकिन बदले में आप हमारे अधीनस्थ शासक बन के शासन करेंगे, और इसके अलावा हमें एनुअल टैक्स अर्थात वार्षिक कर अदा करते रहेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी तो यही ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त की भांति इसने दक्षिण भारत के राज्यों के लिए हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो प्रश्न ये उठता कि जब उसने वार्षिक कर लेकर के उन्हें मोक्ष दे दिया, अर्थात उन्हें स्वतंत्र कर दिया, तो ये बहुत हद तक ऐसा संभव नहीं लगता कि उसने दक्षिण भारत के राज्यों में भी मार्केट कंट्रोल सिस्टम लगाया हो। हालांकि ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है, आज तक इसका कोई समाधान नहीं मिला है, इसलिए मैंने चर्चा करना जरूरी समझा। तो देखिए, दिल्ली के अंदर ये चार प्रकार के बाजार जो है देखने को मिलते हैं। आप इन चीजों को समझिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बाजार नियंत्रण से संबंधित अधिकारी, बाजार नियंत्रण से संबंधित अधिकारी कुछ
अधिकारी हैं बाजार नियंत्रण से संबंधित, इनके नाम देख लेते हैं, इनके काम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला नाम आता है शहनाए मंडी। शहनाए मंडी। इस शहनाए मंडी का जो दायित्व है वो दायित्व क्या है, देखिए इस पर चर्चा करेंगे हम। दूसरा एक दिखाई पड़ता है सहना। तीसरा एक दिखाई पड़ता है दीवान ए रियासत। चौथा जो दिखाई पड़ता है वो है मुहतसिब। मुहतसिब। और पांचवा जो दिखाई पड़ता है वो है परवाना नवीश। परवाना नवीश। छठा जो दिखाई पड़ता है वो है बरीद। और सातवां जो दिखाई पड़ता है वो मुनहियान है। मुनहियान। ये कुछ अधिकारी दिखाई पड़ते हैं, अब हम इन पर एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। देखिए शहनाए मंडी। शहनाए मंडी जो इस पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसका दायित्व क्या है, देखिए इस पहली बात तो एक बात याद रखिएगा, प्रथम प्रथम शहनाए मंडी कौन था, मलिक कबूल वो प्रथम व्यक्ति था। मलिक कबूल एक नाम आएगा, मलिक कबूल की नियुक्ति, ये प्रथम प्रथम था। मलिक कबूल जो प्रथम व्यक्ति था जिसकी शहनाए मंडी के नाम पर नियुक्ति की गई थी। देखिए दायित्व में इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि भाई व्यापारी वर्ग का पहला काम है व्यापारी वर्ग का पंजीकरण करना। पंजीकरण करना एक काम यह है इसका। दूसरा है बाजार नियंत्रण बनाए रखना। बाजार नियंत्रण बनाए रखना। और तीसरा इसका ये काम होता था कि बाजार मुद्दों, बाजार संबंधी विवादों को निपटान करने का, अर्थात बाजार विवादों का न्याय करना। अर्थात ये जो शहनाई मंडी है एक तरीके का ये न्यायिक अधिकारी भी होता था। आपको देखिए जो ये मलिक कबूल है वो प्रथम व्यक्ति है, ये प्रथम व्यक्ति है जिसे पहला शहनाई मंडी ये बनाया गया था। यानी यहां पर आपको देखने को ये मिलेगा, जो ये मलिक कबूल है, यहां पर आप ये ऐसे कहिए, जो ये यहां पर पहला जो शहनाई मंडी है ये मलिक कबूल है। मलिक कबूल पहला शहनाई मंडी है। शहनाई मंडी है। मलिक कबूल पहला नियुक्त होने वाला, इस पद पर नियुक्त होने वाला शहनाई मंडी है और इसका कार्य होता था व्यापारी वर्ग का पंजीकरण करना, फिर है बाजार नियंत्रण बनाए रखना और बाजार विवादों का न्याय करना। और एक बात याद रखिएगा, जब ये बाजार विवादों का न्याय करता था, यहां पर एक विशेष बात है कि जब यह न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता था, अधिकारी के रूप में कार्य करता था, कार्य करता था, तो इसे सराय अदूल कहा जाता था। सराय अदूल कहा जाता था। तो यह है दूसरा एक पद आपको दिखाई पड़ेगा सहना। सहना ये बाजार नियंत्रक का काम करता था। बाजार नियंत्रक। देखिए हर बाजार का एक अलग सहना होता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बर्नी के हिसाब से 3 बाजार हैं तो 3 सहना पाए जाएंगे, ठीक है। और दीवाने रियासत है, एक नवीन पद है, इस पद का सृजन उसने किया था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण के लिए। व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण के लिए नियंत्रण करता था। और इस पद पर एक जो व्यक्ति आएगा
यह है मलिक याकूब। पहली नियुक्ति है, पहली नियुक्ति किसकी है? तो यह है मलिक याकूब की, मलिक याकूब। और यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना कि दीवाने रियासत ये सर्वोच्च पद होता था, और अगर बाजार की सफलता का श्रेय किसी को दिया जाए तो ये दीवानी रियासत को ही दिया जाता था। यानी ये जो है, ये बाजार की सफलता का श्रेय इसे ही दिया जाता था। बाजार की सफलता का श्रेय इसे ही दिया जाता था, इसे ही दिया जाता था। और यही सर्व तथा ये सर्वोच्च पद था। क्या था? सर्वोच्च पद होता था, होता था। और जो ये शहनाई मंडी है, इसको आप एक तरीके से बाजार का अध्यक्ष कह सकते हो, ठीक है, या बाजार अधीक्षक के रूप में आप कह सकते हो। इसका एक दूसरा नाम भी देखने को मिलता है, बाजार अधीक्षक, बाजार अधीक्षक। फिर एक नाम दिखाई पड़ता है मुहत्सिब। आप जानते हैं मुहत्सिब का काम क्या है? तो ये बाजार पर नियंत्रण एवं नाप तौल का बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण एवं माप तौल, माप तौल का निरीक्षक था, निरीक्षक था। फिर परवाना नवीश एक व्यक्ति है, एक अधिकारी है। देखिए, परवाना नवीश का कार्य होता था कि कौन मार्केट में कौन कौन व्यापारी व्यापार करेगा, इस बात का निर्धारण कौन करेगा, ये परवाना नवीश करेगा। परवाना नवीश ये बताएगा कि मार्केट में कौन कौन व्यापारी व्यापार करेगा, बाजार में कौन व्यापारी, कौन व्यापारी व्यापार करेगा, व्यापार करेगा, इसका निर्धारण करता था, इसका निर्धारण करता था। इसके अलावा ये परवाना नवीस जो है, ये लाइसेंस जारी करने का काम करता था, लाइसेंस जारी करना। और इसके अलावा ये परमिट जारी करने का काम करता था, परमिट जारी करना। तो ये कुछ काम होते थे परवाना नवीश के। और एक पद है वरीद। ये गुप्तचरों का प्रमुख होता था, गुप्तचरों का प्रमुख होता था। और फिर एक है मुनहियान, इसे आप गुप्तचर या जासूस कहते थे, गुप्तचर या जासूस। ये गुप्तचर या जासूस के नाम से जाना जाता था। देखिए, बाजार नियंत्रण से संबंधित कुछ पद हमको देखने को मिले। एक व्यक्ति है सहना, एक है शहनाई मंडी। और देखिए, आपको ऐसे समझिए कि मैं एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूं इसको। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि एक बाजार है जिसे हम बोलते हैं गल्ला ए मंडी, गल्ला ए मंडी। एक बाजार है जिसे बोलते हैं सराय अदल, सराय अदल। और एक बाजार है जिसे हम बोलते हैं गुलाम एवं पशु बाजार, गुलाम एवं पशु बाजार। देखिए, इसका एक नियंत्रक है, नियंत्रक। और ये नियंत्रक कौन है, इसका कंट्रोलर या दरोगा कौन है? तो यह है सहना, एक सहना है। और ये सराय, इसका भी नियंत्रक या दरोगा कौन है? तो ये एक अलग सहना है, सहना। और इस बाजार का भी एक नियंत्रक है या दरोगा है, नियंत्रक या दरोगा है, वो क्या है? सहना है। ठीक है। तो
यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं शहनाई मंडी की। शहनाई मंडी, शहनाई मंडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये, इसी को हम बाजार अधीक्षक के रूप में भी जानते हैं। आप जानते हो कि हर मंडी का एक नियंत्रक है, एक दरोगा है, एक कंट्रोलर है, जिसे हम सहना के नाम से जानते हैं। और ये सभी सहनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन, यानी इनका समन्वय समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन 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 स्थापित करने का जो कार्य करता था, समन्वय स्थापित करना, ये कोऑर्डिनेशन का ये काम जो करता था, अर्थात इन सबके ऊपर ये शहनाई मंडी, अर्थात इन सहनाओं के ऊपर भी एक पद है जिसका नाम है शहनाई मंडी। इन ये हर मंडी का, हर बाजार का अपना एक सहना है, एक नियंत्रक है, एक दरोगा है, और ये सभी लोग सामूहिक रूप से इस शहनाई मंडी के प्रति जवाबदेह होते थे। तो इस फिगर के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि शहनाई मंडी एक ऐसा पद है जिसके नियंत्रण में ये सब सहना आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जब अलाउद्दीन ने बाजार स्थापित किए थे, तो बाजार ऐसे ही नहीं स्थापित कर दिए थे। उससे पहले उसने 5 ऑर्डिनेंस जारी किए थे, 5 अधिनियम जारी किए थे। तो देखिए, अलाउद्दीन के 5 अधिनियम, अलाउद्दीन के 5 अधिनियम, जिनको हम ऑर्डिनेंस या राजाज्ञा के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो क्या था? सबसे पहला ऑर्डिनेंस उसने दिया था कि सराय अदल का निर्माण, सराय अदल का निर्माण, सराय अदल का निर्माण। दूसरा ऑर्डिनेंस था, दूसरा जो अधिनियम था, ये था कि सभी वस्तुओं की सरकारी मूल्य सूची, सरकारी मूल्य सूची जारी की जाए, जारी करना। तीसरा ये था व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन, व्यापारियों का पंजीकरण। यह नियम था कि सभी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। तीसरा है मुल्तानी व्यापारियों से संबंधित विशेष उपबंध। और चौथा है, पांचवा ये है परवाना नवीश की नियुक्ति एवं अधिकार। देखिए, आप जानते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रेडर्स ऑफ मुल्तान, इसका मतलब है ये जो मुल्तानी व्यापारी थे, इनके लिए विशेष उपबंध किए थे। और ये देखने को मिलता है कि अलाउद्दीन ने इन्हें अग्रिम धनराशि 2 लाख टंका प्रदान की थी। इसलिए ताकि ये दिल्ली में ही व्यापार करें। देखिए, जब अलाउद्दीन बाजार का निर्माण कर रहा, तो उन बाजार के निर्माण से पहले इसने ये 5 अधिनियम जारी किए थे। पहले अधिनियम के तहत ये कहा गया कि सराय अदल का निर्माण किया जाएगा। दूसरे अधिनियम में बात की गई कि सभी वस्तुओं की सरकारी मूल्य सूची जारी की जाए। तीसरा है कि व्यापारियों का पंजीकरण किया जाए। चौथा है जो मुल्तानी व्यापारियों से विशेष उपबंध है, अर्थात ये लोग कीमती वस्तुएं लाकर के यहाँ बाजार में बेचते थे
और इसके लिए उसने एक अग्रिम धनराशि की 2 लाख टन का अग्रिम धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था की थी, ताकि ये मुल्तानी व्यापारी दिल्ली में ही व्यापार करें। और अगला बिंदु है परवाना नवीश की नियुक्ति एवं अधिकार। आप जानते हैं परवाना जो नवीश है, ये एक ऐसा अधिकारी होता था जो ये निर्धारित करता था कि बाजार में कौन कौन व्यापार करेगा, कौन व्यापारी बाजार में व्यापार करेगा, इस बात का निर्धारण परवाना नवीश करता था। और साथ में ही ये लाइसेंस एवं परमिट भी जारी करता था। तो ये 5 अधिनियम पाए गए हैं अलाउद्दीन के द्वारा, जिनके तहत दिल्ली में बाजारों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इसके अलावा उसके 7 नियम अलाउद्दीन के 7 नियम और देखने को मिलते हैं। 7 नियम। देखिए, मैं बहुत ही डिटेल में आपको जानकारी दे रहा हूं। जनरली एक कह दिया जाता है कि उसने 5 नियम बनाए, 7 नियम बनाए, वो क्या कहें इस पर कोई आदमी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, चर्चा कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहला जो उसने नियम बनाया था, वो नियम क्या था? तो सभी वस्तुओं की कीमत निश्चित करना। सभी वस्तुओं की कीमत निश्चित करना, ये एक नियम था। दूसरा है शहनाए मंडी। शहनाए मंडी के पद पर मलिक कबूल की नियुक्ति। तीसरी बात है कि व्यापारियों का पंजीकरण। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए कि जो ये व्यापारी लोग, अच्छा एक बात और, ये जो व्यापारी लोग ये अनाज वगैरह लाते थे, सीधे मार्केट में नहीं जाता था, ये पहले गोदामों में लाया जाता था। ठीक है, अनाज का संग्रहण या एकत्रीकरण से संबंधित नियम थे। ठीक है, से संबंधित नियम। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अर्थात जो इसको लाने ले जाने में जो खर्च होता था या उनसे संबंधित कुछ नियम थे। ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित नियम। इसके अलावा जमाखोरी पर निषेध, इससे संबंधित नियम थे। इसके अलावा कालाबाजारी पर निषेध, इससे संबंधित नियम थे। और एक है सुल्तान को प्रतिदिन की रिपोर्ट देना। ये कुछ अलाउद्दीन के द्वारा बनाए गए 7 नियम थे। अर्थात उसने 7 नियम और अतिरिक्त बनाए थे, जिनमें सभी वस्तुओं की कीमत सुनिश्चित कर दी गई, शहनाई मंडी के पद पर मलिक कबूल की नियुक्ति की गई, अनाज के संग्रहण और एकत्रीकरण से संबंधित नियम बनाए गए। डायरेक्ट अनाज जो है बाजार में नहीं जाएगा, गोदामों में आएगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन, उनके परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है परिवहन से संबंधित नियम थे। फिर जमाखोरी पर निषेध कैसे लगाया जाए, इससे संबंधित नियम थे। कालाबाजारी पर रोक कैसे लगाई जाए, इससे जो है संबंधित नियम थे। और सुल्तान को प्रतिदिन की रिपोर्ट देना, ये कुछ नियम बनाए गए थे। और अंतिम में एक बात, जिसके बाद में हम अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे,
जियाउद्दीन बर्नी जहां पर अलाउद्दीन के शासन की सर्वाधिक विस्तृत व्याख्या करता है, वहीं अलाउद्दीन खिलजी के शासन में उपजी दुर्दशा का वर्णन भी जियाउद्दीन बर्नी ही करता है। तो एक कथन देखने को मिलता है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी का एक कथन है कि बाजार में एक ऊंट एक जीतल में मिलता था, एक जीतल में मिलता था, लेकिन एक जीतल था किसके पास। जो बर्नी का ये स्टेटमेंट है कि मार्केट में जो एक ऊंट है उसकी कीमत एक जीतल हुआ करती थी, लेकिन एक जीतल था किसके पास जो ऊंट खरीद सके। अर्थात इस स्टेटमेंट से, बर्नी के इस स्टेटमेंट से अलाउद्दीन के शासनकाल की दुर्दशा का भी बोध होता है, ज्ञान होता है। और मैंने सभी बिंदुओं को इस लेक्चर में उठाने की कोशिश की कि बाजार सुधार का उद्देश्य क्या था, किन किन कारणों से उसे बाजार सुधार करना पड़ा, कौन कौन से पद थे, उन पदों कौन कौन से विभाग थे, उनकी हमने चर्चा की, कौन कौन सी मार्केट बनाई गई, कहाँ बनाई गई, इन तमाम बिंदुओं को हमने विस्तार से चर्चा की। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।